ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कल टॉपिक था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देख ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ध्यान से समझेंगे हर एक बच्चा। जब नेगेटिव सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते थे और पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होंगे अपनी मीन डायरेक्शन से, इस तरफ वो जा रहे थे, ठीक है जी। इस ड्रिफ्ट पॉइंट के बाद जो उनकी एवरेज वेलोसिटी होगी, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन की v1 दूसरे इलेक्ट्रॉन की v2, तो उस एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाएगा। अब सवाल इसे थोड़ा सा ना डीपली समझेंगे चीज को कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या। अगर एक कंडक्टर की मैं बात करता हूं और कंडक्टर के ऊपर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया जाता, तब इलेक्ट्रॉन्स का किसी का रुख किसी तरफ है, किसी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किसी तरफ है, किसी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किसी तरफ है। तब ये रवैया है इलेक्ट्रॉन्स का। कोई इलेक्ट्रॉन इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डायरेक्शन में, कोई इलेक्ट्रॉन किसी डायरेक्शन में, कोई इलेक्ट्रॉन किसी डायरेक्शन में। लेकिन जब आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेकर के चलता है। तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक जब इलेक्ट्रॉन्स मुड़े तो उनकी एवरेज वेलोसिटी को क्या कहा गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कांसेप्ट क्लियर है जी। वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है, तो चाहे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो, चाहे एवरेज वेलोसिटी, चाहे वेलोसिटी, सभी की असाइनमेंट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। सभी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, L1T - 1। कांसेप्ट क्लियर। कल यहाँ तक की बात हुई थी कि जब इलेक्ट्रॉन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में होंगे तो इस तरीके से रहेंगे, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलेंगे। तो मुड़ने के बाद जो उनकी एवरेज वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाएगा। इसके बाद हमने बात की थी कल, क्या हमें पढ़ा गया बचपन से आज तक, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इन द कंडक्टर। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो मैंने किसी भी कंडक्टर को छुआ तो मुझे करंट महसूस नहीं दिया। इसकी वजह क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे तो मुझे करंट लगना चाहिए था। अगर ये मार्कर एक मेटल का होता तो मैं मेटल को हाथ में पकड़ के खड़ा हो गया। या फिर आप इस तरीके से देख लीजिएगा, कोई भी चीज, मेरे पास ये बैग है और बैग की जो ये जिप है ये मेटल की बनी है और मैंने इसे हाथ लगाया लेकिन फिर भी मुझे करंट महसूस नहीं दिया। ऐसा क्यों, जब एक मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं फिर भी मुझे करंट नहीं लगा। इसकी मेन वजह यह है कि इस अवस्था में, इस कंडीशन में इन इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही कम है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब बढ़ेगी तब वो करंट को पैदा करेंगे। कंसेप्ट क्लियर, ध्यान देंगे जरा। नेक्स्ट डेरिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हेडिंग लिखेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। भाई इस वीडियो को लगभग 1.5x पे देखिएगा, क्योंकि क्लास को पढ़ाते समय शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा स्लोली होगी वीडियो बहुत ही। क्या ध्यान देंगे, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, बात बहुत ध्यान से समझेंगे आप। मैंने मान लिया एक कंडक्टर है, जिस कंडक्टर के ऊपर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोपोगेट करेंगे इस तरफ और कन्वेंशनल करंट चलेगा I इस तरफ। कंसेप्ट क्लियर। इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है A, दैट इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। इस कंडक्टर की लेंथ ये है L। कंसेप्ट क्लियर है जी। मैंने सबसे पहले मान लिया लेट n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कैपिटल N मान लिया, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया N इनटू AL। कांसेप्ट क्लियर है जी। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन निकालना है तो करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन रिलैक्सेशन टाइम, और चार्ज किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। इस n की वैल्यू उठा करके यहां से रखेंगे तो Q इज इक्वल टू NaL E। पुट दिस वैल्यू हियर तो I इज इक्वल्स टू हो गया NaL E अपॉन टो।
डिस्टेंस ये है, रिलैक्सेशन टाइम ये है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। पुट दिस वैल्यू है और रिलेशन आपके पास आ गया ANE/VD, relation between electric current and drift velocity of free electrons in a conductor is equals to I is equals to ANE/VD। जहां पर ये कन्वेंशनल करंट है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। मतलब सभी इलेक्ट्रॉन्स की वो एवरेज वेलोसिटी जब इलेक्ट्रॉन्स पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? अगर आप पिछले 5-7 साल के पेपर को देखते हैं सीबीएसई का, तो कम से कम 3 से 4 बार यही रिलेशन सीबीएसई ने 2 से 3 नंबर में दिया गया। समझ गया? नोट कीजिए फास्ट, थोड़ा तेज नोट करेंगे आप लोग। अब इतना पढ़ने के बाद जरा एक चीज ध्यान देंगे, एक ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आता है भाई, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम A to B इन गिवन फिगर। इस गिवन फिगर में A से B तक इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ा। यहां इस पॉइंट पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और यहां इस पॉइंट पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन B है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगी या बढ़ेगी इधर से इधर अगर इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां थी, यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, बताइए जरा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? देखो मेरी बात सुनोगे ध्यान से, मेरे पास रिलेशन ये है I इज इक्वल्स टू ANE/VD। मुझे पता है कि लेंथ के अकॉर्डिंग एटम्स हमेशा सीरीज में आते हैं, किसमें? और सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया मेरे पास I/ANE, करंट इज कांस्टेंट, तो VD किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कंसेप्ट क्लियर है जी? 100% समझ आ गया? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज तो कांस्टेंट रहता है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है, तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल डिक्रीज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल डिक्रीज फ्रॉम A to B। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये आंसर सीबीएसई के अकॉर्डिंग बताया मैंने आपको, आईएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग बताया, ठीक है जी। दरअसल क्या है, हमारी नॉलेज सिर्फ इतनी है यहाँ एकेडमिक जब लेवल पर पढ़ते हैं हम, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेंगे। अगर यहाँ वॉल्यूम 1 मीटर स्क्वायर है, अगर यहाँ 1000 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ वॉल्यूम 10 मीटर, सॉरी, अगर यहाँ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है और यहाँ पर वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली 10 गुने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्शन भी बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगी। सब क्लियर? अब बात करते हैं थोड़ी सी हाई लेवल की। मान लीजिए कि वॉल्यूम बढ़ेगी इस तरफ, आप देखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर बढ़ा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा, लेकिन अगर ऐसा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने आते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आते, ऐसा होने पर इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन घटेगा क्योंकि स्पेस बढ़ेगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन वो कंसेप्ट सिलेबस में नहीं है। कंसेप्ट क्लियर है जी? तो कंसेप्ट क्या है सिलेबस में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल सेम थ्रू आउट द वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। अगर यहाँ पर 1 मीटर क्यूब के अंदर 10 एटम हैं या 10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर यहाँ 10 मीटर क्यूब है तो 10 गुने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब क्लियर है जी? तो याद रखेंगे
करंट सीरीज में कांस्टेंट होता है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी कांस्टेंट है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटती है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से एटम्स बढ़ते हैं, एटम्स बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बढ़ता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटती है। याद रहेगा, नोट कीजिए फास्ट। अगर इतना डिटेल में पढ़ लिया अब याद हो गई, अच्छा याद आ जरा। शिवम भाई ब्लैक कलर की शर्ट नहीं पहना करते गर्मी गर्मी, ब्लैक बॉडी एब्सॉर्ब मोर हीट, ठीक है। अगर ये कंडक्टर मेरे पास, कोई भी कंडक्टर कंसीडर कर लिया मैंने, मुझे कहा गया कि कंडक्टर की के अंदर करंट तब बढ़ेगा जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये तो समझ आ गया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तब करंट बढ़ेगा, ठीक है जी। लेकिन सवाल ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसा बढ़ेगी, सही बात है कर। अब यहाँ बेटा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर पर अप्लाई करते हैं तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है। क्या होती है? तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है। कंसेप्ट क्लियर हो गया जी? तो बहुत ध्यान से समझेंगे, टॉपिक है मोबिलिटी। मोबिलिटी, और मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करना है। किससे? म्यू से रिप्रेजेंट करना है। तो एक बात ध्यान रखेंगे आप, to increase the drift velocity of the free electrons we have to apply the external electric field. Drift velocity हुई Vd और electric field हुआ E. When we remove the proportionality constant, then there will become a proportionality sign. When we remove, there will become a constant and represented by mu. It is known as mobility. इसे आप मोबिलिटी कहते हैं। तो मोबिलिटी किसके बराबर होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी इलेक्ट्रॉन्स की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू द अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपने अप्लाई किया है, अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना ज्यादा आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कोवलेंट बॉन्ड्स को उतना ज्यादा तोड़ेगा, एनर्जी जनरेट करेगा। ध्यान दीजिएगा किस तरीके से, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और ध्यान देंगे आप, वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझ आ गया? तो इस फोर्स से एक एनर्जी डेवलप होगी, और एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हीट ऑल्सो। तो हर चीज एक दूसरे पर डिपेंड करती है। तो जितना ज्यादा आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और उनकी वेलोसिटी बढ़ती है। कंसेप्ट क्लियर जी? तो इस कांस्टेंट को आप क्या कहते हैं? मोबिलिटी। इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स and applied electric field, external electric field, जो आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उसकी, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंसेप्ट क्लियर है? अब इसकी ऐसा यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला भी आता है। तो मोबिलिटी के ऐसा यूनिट के लिए आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर ध्यान देंगे, मीटर पर सेकेंड। नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड पर ध्यान देंगे, न्यूटन पर कूलम। तो ध्यान देंगे यहाँ सभी, कूलम ऊपर जाकर के प्लस हो गया, न्यूटन माइनस का हो गया, मीटर पर सेकेंड। अगर पेपर में आता है डायमेंशन बनाइए इसका, तो मोबिलिटी इज इक्वल्स टू, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या होता है? m नॉट L1 t माइनस 1। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे निकालते हैं? फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स का मतलब mLT की पावर -2, चार्ज का मतलब AT। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला बनता है वो -3 a की पावर -1 बनता है। पुट दिस वैल्यू है,
m1 l1 t माइनस 3 a की पावर -1। एक बार कैलकुलेशन चेक कीजिए, सही है ना? हाँ जी सही है। अब म्यू इज इक्वल्स टू मेरे पास आया m माइनस 1 l नॉट t की पावर ऊपर जाकर के कितनी हो जाएगी भाई? ये +3 हो जाएगी, ऊपर -1 है तो कितना बचा? 2 बचा भाई। -3 +3 हो गया और -1 ये तो प्लस का 2 बचा। ये आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी। और मोबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि मोबिलिटी पर चार्ज कैरियर, चार्ज किसने पैदा किया है? इलेक्ट्रॉन्स। उनके मास का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस चीज का रिलेशन सिलेबस में है और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट कीजिए यहाँ तक, इसके बाद बात करते हैं आगे। यहाँ देख भाई, रिलेशन बिटवीन आपको रिलेशन निकालना है, सभी आ जान देंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मास ऑफ चार्ज कैरियर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के मास के बीच। समझ आ गया भाई? मेरे पास एक रिलेशन है, मैंने मान लिया एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज था E और E इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो उसके ऊपर फोर्स लगा इलेक्ट्रिक, F इज इक्वल टू ई, जिसने एक लीनियर फोर्स पैदा किया ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। कांसेप्ट क्लियर हो गया जी? अब मेरे पास मुझे पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट रिलैक्सेशन टाइम, पर यूनिट रिलैक्सेशन टाइम। पुट दिस वैल्यू हियर m vd अपॉन टो। अगर इसे और इसे मैं ध्यान से देखता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला बनता है m vd अपॉन टो दैट इज इक्वल टू e इंटू ई। तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू हो गया e टो अपॉन m। आपके एक डेरिवेशन से 3 काम हो गए जी। पहला काम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ चार्ज कैरियर। अगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं प्रोटॉन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का होता है। इलेक्ट्रॉन कितना हल्का होता है जी? 1836 गुना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन की जो रेशियो होगी वो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन का मास me मान लेते हैं तो प्रोटॉन का मास 1836 गुना होता है इलेक्ट्रॉन से। इससे कैंसिल हो गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू 1836:1। कंसेप्ट क्लियर हो? ध्यान देंगे, अगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो अकेला इलेक्ट्रॉन इतना करंट पैदा कर देता है जितना 1836 प्रोटॉन मिल करके करंट पैदा करते हैं। समझ आ गया? तो एटम के अंदर मेनली सारा करंट किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है। अब यहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन कंपटीशन बेस्ड IIT बेस्ड क्वेश्चन की बात करता हूँ कि ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट किसका होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का या एक न्यूक्लियस का जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं? आप ध्यान देंगे, मास ज्यादा किसका है? प्रोटॉन का है। इलेक्ट्रॉन का मास कम है। इलेक्ट्रॉन का जब मास कम है तो उसका मास कम होने के कारण उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1836 गुना ज्यादा है। कितना? तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी एक इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द, जितना 1836 प्रोटॉन का होगा उतना मैग्नेटिक मूवमेंट सिंगल इलेक्ट्रॉन का होगा। और 1836 प्रोटॉन्स किसी भी एटम के पास मौजूद नहीं है। तो न्यूक्लियस से ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का होता है। याद रखेंगे 100%। नोट कीजिए फास्ट। एक काम करो, यहाँ जाओ, दूसरी बात समझो। इसी रिलेशन को ध्यान से देख। दूसरा रिलेशन यह है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिलैक्सेशन टाइम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल ये आएगा, गिव द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो ये आ गया मेरे पास रिलैक्सेशन टाइम।
और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि शो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इन सभी को कांस्टेंट मान लीजिएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सब क्लियर है जी? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे, अगर सारी की सारी ये चीजें आप कांस्टेंट, क्योंकि मास भी कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम को आपको कांस्टेंट रखना है। अगर ये कांस्टेंट है तब जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतनी अधिक उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। नोट कीजिए फास्ट। फर्स्ट रिलेशन बिटवीन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें रिलेशन बहुत है, मोबिलिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। अरे मजा तो कल आएगा जब तू तीन के तीन स्टेटमेंट सुनावा हम लोग। और जब तुझे जिंदगी में पहली बार पता चलेगा कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i और i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, दोनों अलग चीज है। मजा तो कल आएगा, ठीक है? अभी तक तो एक ही बता ना, रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। देख जरा मेरी बात ध्यान से सुना, तू भी ध्यान से सुना। मैंने मान लिया एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा F, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना था, जब उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा गया E एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगा F। वहां से एक फोर्स पैदा हुआ लीनियर ma, और a इक्वल टू अभी क्या पढ़ाया तुझे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट रिलैक्सेशन टाइम। सेम रिलेशन है, F इज इक्वल टू m vd अपॉन टॉ। दोनों को तुझे बराबर रख देना, तो m vd अपॉन टॉ दैट इज इक्वल टू e। मोबिलिटी निकालना, मोबिलिटी किसके बराबर होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नीचे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाओ और सारा सामान उस तरफ ले जाओ, तो ई टो अपॉन एम। तो भाई साहब देख, यो बढ़ेगा मोबिलिटी, मोबिलिटी इज इक्वल्स टू ई टो अपॉन एम। और यहां से 2 पॉइंट लिखने हैं अपने माइंड में कि मोबिलिटी, रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा उतनी मोबिलिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा बढ़ी तो मोबिलिटी ज्यादा होगी। सीधी बात है। अब यहां देख, मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। दूसरी बात यह बनेगी तेरे पास, समझ आ गया? अब ध्यान दे, अगर मैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन के बीच, जो म्यू है भाई, म्यू है, अगर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन की बात करता हूं तो मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर जाएगा और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा। और मास ऑफ प्रोटॉन 1836 गुना ज्यादा होता है एक इलेक्ट्रॉन के मास से। तो मोबिलिटी की जो रेशो होती है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, वो होती है माय डियर 1836:1। तो इस अपने माइंड में हमेशा हमेशा के लिए याद रखना। आज की छोटी सी क्लास में इतना पढ़ा दिया जाएगा बहुत है, क्योंकि प्रॉपर रिकॉर्ड करते समय थोड़ी स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी। नोट कीजिए क्लास में। अच्छा, एक ना आपका टॉपिक पीछे रह गया था, वो जरा ध्यान दो बच्चे, जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे आप। हम लोग ईएमएफ की डायरेक्शन लिखना भूल गए थे, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। नोट्स, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। यहाँ ध्यान देंगे, अगर ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और ये पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब हायर पोटेंशियल और ये नेगेटिव पोटेंशियल मतलब लोअर पोटेंशियल है, तो ईएमएफ पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है सर्किट में और नेगेटिव टू पॉजिटिव चलता है सेल। कांसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? सर्किट में चलता है पॉजिटिव टू नेगेटिव और सेल में चलता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऐसे ही कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव और सेल के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कंडक्शन करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव सर्किट में और पॉजिटिव टू नेगेटिव सेल के अंदर। कांसेप्ट क्लियर है जी? इस लेक्चर का सिर्फ इतना ही करेंगे, क्योंकि इसे आप अच्छे से देख लो, यहाँ तक का टॉपिक एक बार पढ़ लो।
कल आपको पता चलेगा ओम्स लॉ है क्या। आप सभी पढ़ गए 10th में, सभी इंटेलिजेंट थे, लेकिन आपको अभी तक भी नहीं पता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V में फर्क होता है। समझ गए?